Hello everyone, this is Dr. Shivam Bhardwaj and welcome to Study Card. So today we are going to study genetics and genetics में भी हम पढ़ेंगे students principles of inheritance and variation. तो जब भी हम बात करते हैं genetics की तो of course हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उसका रीज़न ये नहीं है कि genetics बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट होता क्या है कि majority of the weightage in the NEET examination is going to come from your NCERT book, right? Still जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो एक कंसोलिडेटेड ब्रिलियंट बुक है और वो एक 12th लेवल के स्टूडेंट को समझना एकदम से, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो हमें फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, ठीक है। और ये पूरी लेक्चर की सीरीज इट विल कंप्राइज अराउंड 16 to 17 लेक्चर्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इटसेल्फ, और हम ट्राई करेंगे कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों। एट द सेम टाइम हम ये भी ट्राई करेंगे कि जब आप जेनेटिक्स पढ़ें एवरीथिंग यू विल लर्न हेयर इटसेल्फ, और आपको बाहर जाके रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ हम ये भी ट्राई करेंगे कि जो भी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है दैट इज कवर्ड इन आइदर इन द लेक्चर्स और इन द नोट्स, राइट? अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो विल एट द एंड ऑफ द होल सीरीज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड विल मेक श्योर you will get everything in the principles of inheritance and variation, okay? And कोई भी क्वेश्चन आएगा you will be able to solve that. That's a commitment. तो सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे जेनेटिक्स की तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज समझ में आनी चाहिए। तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखता हूँ एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस। वन इज योर हेरिडिटी. The second thing which you should know is going to be your variation and inheritance. Inheritance and variation. हमें समझना है कि what are these terminologies. तो पहली चीज that is the heredity is basically nothing but it is the transmission of characters from parents to their children or the progeny. Okay, so heredity is nothing but it is the transmission of characters from parents to their progeny. For example, जैसे बहुत सारे चिल्ड्रन के आपने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स जैसे उनके गाल होते हैं, उनकी आंखें होती हैं, उनके बाल होते हैं, उनका स्किन कलर होता है, तो ये सब कैरेक्टर्स हैं, उनकी हाइट होती है, ओके? तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, और इस चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो फिर इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली इज द प्रोसेस, ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, ओके? तो इनहेरिटेंस इज नथिंग, देयर इज अ वेरी हेयरलाइन difference between the heredity and inheritance. It is basically just the process of the transmission of characters from one generation to another generation. I hope it is clear. Then we have the variation. अब आपने देखा होगा कि yes, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के उनके बच्चों से मिलते हैं, बाल, आंखें, स्किन कलर, स्टिल आप उनको बिल्कुल सिमिलर नहीं कह सकते. यू कैन नॉट कॉल दोज parents and their progeny as the identical things. क्यों? Because there is a factor that comes into the play and that is your variation. So what is variation? Variation is the difference that are seen in a species with respect to their character. Okay? तो जो वेरिएशंस है, जो डिफरेंसेस है एक स्पीसीज में होती है जो कि एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, एट द सेम टाइम उनके कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करती है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं. तो आई होप ये तीनों टर्मिनोलॉजीज अभी क्लियर है. अब एक चीज होती है जेनेटिक्स, हम बहुत घबरा रहे हैं, ओके? तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that studies the heredity, inheritance and variation. कुछ बुक्स में लिखा जाता है heredity and variation, कुछ में inheritance and variation. So the study of the inheritance and variation or heredity or variation
इज नोन एज दी जेनेटिक्स। आई होप दिस इज क्लियर एंड नीट एग्जाम में आपको डेफिनेशन तो फॉर श्योर नहीं पूछी जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, ठीक है। तो अब जेनेटिक्स के बारे में मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। इट वाज कॉइन्ड बाय Bateson, that is very important. And the second thing, the term was coined by by Bateson. Okay, so it was Bateson, and the father of genetics, or sometimes we call as father of classical genetics, is your Gregor John Mendel. The father of genetics is the Gregor John Mendel. And Gregor John Mendel was such a great personality. Okay, he was such a great mathematician, statistist. Okay, he was an analyst. Okay, तो उन्होंने hybridization और genetics पे, he was the first person who logically worked on the genetics, who logically worked on the hybridization things, right? तो दैट्स वाई इतना तो बनता है कि हम उनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़े, उनके जीवन के बारे में, राइट? तो yes, we'll start with Gregor John Mendel. Gregor John Mendel, he was born on 22nd July 1822. तो कैसे याद रखें? 22 and 22 से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। Now Gregor John Mendel, yes, he was a mathematician, you can say, okay, और क्या बोलते हैं, उनको गार्डनिंग का भी शौक था। ही वाज प्रीस्ट आल्सो, ही यूज्ड टू गार्डन विद द चर्च, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हिज सब्जेक्ट वाज, जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज डन ऑन दी गार्डन पी, और समटाइम्स गार्डन एडिबल। इसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज पाइसम सटाइवा। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कई बार आपको ऑप्शंस में स्वीट पी भी मिल जाएगा। ओके, स्वीट पी वाज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेंडल। ओके, स्वीट पी वाज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेंडल। ओके, इट विल बी गिवन टू कंफ्यूज। बाकी ये तीन, गार्डन पी, गार्डन एडिबल पी और पाइसम सटाइवम, ये तीनों एक ही चीज़ है ऑफकोर्स, एंड ही वर्कड ऑन दिस। ओके, तो उन्होंने वर्क किया for 7 years. He worked on the Pisum sativum as a subject for 7 years, and the years range from 18 to 18. Again, very important, we have to remember the year as well. Okay, it was done for 7 years. Sometimes some books says 6 years or some says 7 years. So basically you have to go with 7 years here. Now उन्होंने जब उस पर स्टडी कर ली तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ बातें कही, ठीक है, जिनको हमने बोला कि उनको पोस्टुलेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली ही प्रपोज दी पोस्टुलेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और उनके जो ये पोस्टुलेट्स थे, उनके जो ये रिजल्ट्स थे पूरे एक्सपेरिमेंट्स के, वो 2 बार रेड आउट हुए इन दी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। ओके, तो एक्चुअली ये रिजल्ट्स वर रेड आउट और पोस्टुलेट्स वर रेड आउट, पढ़े गए। इसमें एक सोसाइटी है दैट इज नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन, उसमें 2 मीटिंग्स में इसको पढ़ा गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कुछ में से आ सकता है तो ये भी एक चीज आ सकती है। एंड इट वाज डन इन 1865, रिमेंबर। ओके, बहुत कंफ्यूजन होता है ईयर्स को लेके, बट दिस इज गोइंग टू बी फाइनल। 1865 में 2 मीटिंग्स में जो उन्होंने 7 साल तक रिसर्च की, उससे कुछ पोस्टुलेट्स निकले, वो रेड आउट हुए इन द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन, 2 मीटिंग्स में इन 1865। और उनका एक पेपर निकला। ओके, उनका एक पेपर निकला और उसका नाम था, टाइटल कई बार पूछा जाता है,
So the title of the paper was Experiments on Plant Hybridization. ये उस पेपर का नाम था. अगेन यू गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. ओके, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, ये याद रखना. ठीक है. उसके बाद उनका वर्क जो था दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1866. अगेन 1865 में क्या हुआ, उनके दो जो चीज़ें थी, दो उनके जो पोस्टुलेट्स थे, दो अलग अलग मीटिंग में पढ़े गए. 1856 में क्या हुआ, इट वाज पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड इन व्हाट, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ओके, तो ये पब्लिश किए गए कब, 1866 में. कहाँ पे पब्लिश किए गए, इट वाज पब्लिश्ड इन प्रोसीडिंग्स of Brun Natural History Society. I know my handwriting is not that great. जब डॉक्टर बन जाओगे. तो 1866 में ये चीज़ पब्लिश हो गई. अब 1884 में डेथ हो गई. ओके, मेंडल डाइड इन 1884. ओके, नाउ इट वाज अनफॉर्चुनेट ये नहीं था कि उनकी डेथ 1884 में हो गई. डेथ तो सबकी होनी है एक न एक दिन, बट अनफॉर्चुनेट था did not get the recognition for this. Okay, he was such a brilliant person, he was such a brilliant scientist, he used a lot of mathematical statistics and उन्होंने वो बायोलॉजी में अप्लाई करके नए नए पोस्टुलेट्स दे दिए. राइट, 7 साल तक उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स पब्लिश भी कराए. स्टिल ही वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो कि हो सकती है फादर ऑफ जेनेटिक्स के साथ. राइट, तो यस, ही डाइड विदाउट एनी, आई शुड राइट इट, विदाउट एनी रिकॉग्निशन. राइट, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग बट इट वाज ट्रू. नाउ हुआ क्या, व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल्स वर्क remaining unrecognized among the society. Right, so there were factors, there were reasons जिसकी वजह से मेंडल का वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड. आप सभी को वी विल गिव द पीडीएफ. ओके, सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू स्टडी. और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो याद कर लो. ठीक है, यू विल गेट द नोट्स, उसमें ये भी होगा, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें भी होंगी. ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूँ उसे इस तरह समझिए और नोट्स को याद कर लीजिए. दैट इज ओके. नाउ व्हाट कुड बी द रीज़न. पहला रीज़न था जो मेंडल का, दैट वाज जो उनकी प्रोसीडिंग्स पब्लिश हो रही थी, जो उनके पोस्टुलेट्स पब्लिश हो रहे थे. ठीक है, तो उनको बोलते थे हम प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन. नाउ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी. राइट, इट हैड वेरी लिमिटेड सर्कुलेशन. इट हैड लिमिटेड सर्कुलेशन, वो ज़्यादा दूर जा ही नहीं पा रही थी. ठीक है, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही. पहली चीज़, चलो ये मान लिया, ये तो वैलिड रीज़न लग भी रहा है. उस टाइम कम्युनिकेशन इतना नहीं था, देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और वो हम इतनी दूर दूर तक कम्युनिकेट कर भी नहीं पा रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम. दैट इज़ फाइन. नाउ दूसरा और ज़्यादा खतरनाक है, दूसरा रीज़न कि उन्होंने क्या किया, ही यूज मैथमेटिकल लॉजिक्स, ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मतलब हिसाब किताब रखने वाला, जो मैथ्स में 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा ना, स्टैटिस्टिक्स, उसमें हिसाब किताब रख के और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे आगे बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स. ओके, तो वो चीज़ें उन्होंने यूज़ की, मैथमेटिक्स उन्होंने बेसिकली यूज़ की टू एक्सप्लेन
बायोलॉजी, टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना। अब समझिए स्टूडेंट्स, अपने 12th कर रहे हैं, ठीक है, 10वीं में बायो मैथमेटिक्स छोड़ दी, तभी अपने मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम बायोलॉजिस्ट को कहाँ याद रहा होगा, कहाँ मैथमेटिक्स आता होगा, तो उन्होंने कह दिया अरे नहीं भाई, मैथमेटिक्स में हम नहीं घुसेंगे। तो उस टाइम के जो कॉन्टेम्प्ररी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बिल्कुल वाहियात चीज मानी कि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के, मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा के, स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स लगा के मेंडल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, वो उनकी समझ से बाहर था। अब क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर था, तो उन्होंने कह दिया बेकार है, राइट। That was one of the reason he was not accepted among the people, because he used statistical logics, he used mathematical logics to explain the biological work, right? फिर उसके अलावा भी एक और चीज थी, उन्होंने उससे पहले थोड़ा सा वर्क किया था दो और प्लांट्स पे, ठीक है। वन वाज बीन एंड अदर वाज हॉकबीट, अदर वाज हॉक, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है, इतना मतलब ज़्यादा नहीं पूछा गया, बट यस देयर इज समथिंग दैट इज इजीली लोगों को याद नहीं रहता, राइट। तो बीन और हॉकवीड पे भी उन्होंने वर्क किया था, और उसमें वो फेल हो गए थे। अब क्योंकि एक दो बार वो फेल हो चुके थे, तो और तीसरी बार लेके भी आए वो मैथमेटिकल मेथड्स, तो लोगों ने कह दिया, वहाँ के उस टाइम के साइंटिस्ट ने कह दिया कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाले, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने नहीं मानी, तो उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक्स ड्यूरिंग दैट इरा, राइट। नाउ हुआ क्या, ठीक है भाई, उन्होंने तो अपना डाल दिया, दो चार पेपर पब्लिश कर दिए, ठीक है, प्रोसीडिंग्स में आ गए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रन के, ठीक है, मान लिया, और वो तो चले गए दुनिया। अब हुआ क्या, मेंडल के वर्क की हुई रीडिस्कवरी, स्टूडेंट्स, मेंडल के वर्क की हुई रीडिस्कवरी, और तीन अलग अलग जगह पे रहते हुए तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने सिमिलर रिजल्ट्स पाए, और उन्होंने फिर वो देखा कि अच्छा ये कहीं पब्लिश वर्क ढूंढा, और जब वो पब्लिश वर्क मिला तो वो उसको बोला गया कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क। तो तीन, इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट जो थे ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, he was from Holland, okay, ह्यूगो डी व्रीज, he was from Holland, और उन्होंने क्या करा, उनका वर्क रीपब्लिश्ड किया, he republished Mendel's work in a magazine called Florida, okay। तो ह्यूगो डी व्रीज ने कब पाया इसको, 1900 में उनको उन्होंने रीडिस्कवर किया और रीपब्लिश किया इन अ मैगजीन दैट इज कॉल्ड फ्लोरिडा, ओके, इन 1901। अगेन दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड, ओके। देन सेकंड वाज, द सेकंड साइंटिस्ट वाज कार्ल कोरेन, नाउ ही वाज फ्रॉम जर्मनी, ओके। अब इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है, तो उन पोस्टुलेट्स को भी रीडिस्कवर किया बेसिक, ओके। तो जो भी मेंडल का वर्क था, ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो कार्ल कोरेन थे, ही वाज बेसिकली फ्रॉम जर्मनी, तो उन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल वर्क फॉर श्योर, और उन्होंने ये पाया कि उनके जो पोस्टुलेट्स दिए हुए थे, कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे, वो भी हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, पर अभी बस ये याद रख लीजिए, जो कार्ल डी कोरेन ने था, उन्होंने वर्क तो किया था मेज नाम के प्लांट पे, ठीक है। उन्होंने दो लॉज मेंडल्स के, फर्स्ट लॉ कौन सा था, मतलब जो जनरलाइजेशन थे मेंडल के, ठीक है, पहला तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आएंगे हम इस पे धीरे धीरे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड दूसरा जो सेकेंड लॉ था, जो सेकेंड जनरलाइजेशन था, उसको बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने कन्वर्ट किए इनको लॉ में, उनके जनरलाइजेशन पे। जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल पोस्टुलेट्स दिए थे और उन्होंने ये मान लिया था कि भाई ऐसे होता है,
ठीक है, मान लिया था ऐसा होता है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिए थे। अब उनको बना दिया लॉ, किसने? कार्ल कोलंस ने। कहाँ से आते हैं? जर्मनी से आते हैं। उन्होंने किस पे वर्क किया था? मेज पे वर्क किया। ह्यूगो डी व्रीज कहाँ से आता है? हॉलैंड से आते हैं। उन्होंने किस पे वर्क किया था? ही वर्क ऑन इवनिंग टाइम रोज, वर्क ऑन evening prime rose again, and he found the paper of Mendel. He got it reprinted in a magazine called Florida in 1901. ये दो चीजें बात समझ में आई। अब तीसरे आए हैं, तो तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनका वर्क रीडिस्कवर किया, उनका नाम था एरिक वॉन शेमा। ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। उनका सब्जेक्ट क्या था? बस इतना याद रख लीजिए, उनका सब्जेक्ट था फ्लोरिंग प्लांट्स। तो सबके सब्जेक्ट्स हम याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूगो डी व्राइस का सब्जेक्ट था इवनिंग टाइम रोज, कार्ल डी कोलिंस का था मेज, एरिक वॉन शेमार्क का था फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब यहाँ तक क्योंकि मेंडल की बात क्लियर हो गई हमारी। अब बात क्या थी कि स्टिल मेंडल मतलब अपने टाइम से बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए, एट द सेम टाइम उन्होंने सक्सेस भी हासिल की। ठीक है, उनकी रिडिस्कवरी हुई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उस टाइम के लोग मूर्ख थे, राइट, इसलिए वो उनको उनका क्रेडिट नहीं दे पाए। लेकिन यस, ही वाज सक्सेसफुल। तभी तो उसके 50 साल के बाद भी उनके लॉस स्टैंड हुए, और बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ उसको रीडिस्कवरी में माना गया, उनका वर्क रीपब्लिश हुआ, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया, राइट। तो क्या व्हाट वर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल? ओके, तो द बिगेस्ट रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल वाज, I'll just write success of Mendel. The first reason, and we can say the biggest reason, he studied one character at a time. He studied one character at a time. मतलब उन्होंने क्या किया? 14 डिफरेंट प्लांट्स, प्योर प्लांट्स लिए, ठीक है, सबका एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। एक्चुअली हमें पता है कि 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर थे, तो हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने ले लिया और एक एक को एक एक करके स्टडी किया। ठीक है, टोल को ड्वार्फ के साथ स्टडी किया, फिर उन्होंने सीड के कलर के हिसाब से स्टडी किया, सीड की शेप के हिसाब से स्टडी किया। तो उन्होंने एक या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी किए। उससे पहले के जो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वो लगे हुए थे 4-5 एक साथ ले रहे थे। ठीक है, तो वो इतने होच पोच हो गए कि चीजें समझ आना बंद हो गया और वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पड़े। तो इसलिए उन्होंने क्या, जो मेंडल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, उन्होंने एक एक कैरेक्टर लिया, प्योर कैरेक्टर्स लिए। और दूसरा, वो थोड़े लकी भी रहे। लकी किस बात में रहे कि जो मेंडल थे, ही वाज लकी टू सिलेक्ट अ प्लांट दैट इज पी प्लांट फॉर स्टडी बिकॉज इट हैड मेनी एडवांटेजेस। तो सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मेंडल वाज लकी टू सिलेक्ट पी प्लांट। ओके, और जो ये पी प्लांट होता है, इट हैड मैनी एडवांटेजेस। ओके, तो पी प्लांट है, इट हैड मैनी एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज है इज गोइंग टू बी, ये जो प्लांट है वो एनुअल प्लांट है, वो पूरे के पूरे सीजन में पाया जाएगा। और क्योंकि वो एनुअल प्लांट है, पूरा सीजन पाया जाएगा, तो स्टडी पूरा दिन कर सकते हो, पूरे सीजन कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट, उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल of 2 to 3 months and that's why it was easy to study. तो दो चीजें थी, एनुअल प्लांट था तो पूरे पूरे साल अवेलेबल था उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए। दूसरा, इट हैड शॉर्ट लाइफ स्पैन और शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 months। ओके, और इन दोनों ही फैक्टर्स ने मेड इट इजी फॉर मेंडल टू स्टडी क्लोजली। ओके, तो हुआ क्या, क्योंकि शॉर्ट लाइफ टाइम था तो सेवरल जनरेशन, एक ही नहीं 10-10 जनरेशन उन्होंने 2-3 साल के अंदर चेक कर लिए। 2-3 महीने का एक जनरेशन गया, ठीक है, ऐसे करके एक साल में 4 जनरेशन। ठीक है, तो इट्स जस्ट एजम्पशन। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर दिया अपने उस 7 साल के पीरियड में, तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो गए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज
इट वॉज अ परफेक्ट बाइसेक्सुअल प्लांट, इट वॉज अ परफेक्ट बाइसेक्सुअल प्लांट। तो व्हेन आई से बाइसेक्सुअल, तो उसका मतलब है कि एक ही प्लांट में मेल गैमेट्स भी होते थे और फीमेल गैमेट्स भी, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते थे। और उसका जो नेचुरल वे था, द नेचुरल वे वाज सेल्फ पोलिनेशन ओनली। ठीक है, तो जनरली उसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता था। अब क्योंकि उसमें बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो क्या होता है कि जो बार बार सेल्फ पोलिनेशन होता जाएगा तो जो प्लांट्स है वो आपको प्योर ब्रीड के मिलेंगे। ठीक है, आगे आगे फॉर एग्जांपल होमोजाइगस है और उसको स्टेबल करना है हमें होमोजाइगस प्लांट्स को। व्हाट इज होमोजाइगस, मतलब जो डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर्स रखें या फिर रिसेसिव रिसेसिव कैरेक्टर्स। धीरे धीरे हम समझेंगे इसके बारे में भी। तो अभी ये समझ लीजिए कि क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर पे और नेचुरली उनमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते थे, और नेचुरली वे अगर उनको प्रेफरेंस दी जाए तो वो सेल्फ पोलिनेशन करना पसंद करते थे। ठीक है, आपस में ही क्रॉस करते थे, इसलिए इजी था प्योर ब्रीड्स लाने के लिए। अब क्योंकि प्योर प्लांट्स आ गए मेंडल के हाथ में, तो वो उनके पास जो क्रॉस कराने की लीवेज आते पहली चीज। नाउ क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटिंग थे, बस ये बात याद रख लीजिए, इसलिए ये होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस मतलब ये समझ के चलिए प्योर प्लांट्स थे। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा क्या नाम मिक्सचर नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। तो प्योर चीज़ों को लेके ही आप रोज प्योर चीज़ों को लेके ही एक अच्छा हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो वही मेंडल ने हमारे किया कि प्योर प्लांट्स लिए। क्यों प्योर प्लांट्स थे? बिकॉज इट वॉज having natural way of cultivation or natural way of reproduction as the self pollination, right? Now although they were perfect bisexual flowers, but they could be cross pollination can be easily done in that। तो उसमें क्या था कि क्रॉस पोलिनेशन भी किया जा सकता था एंड दैट वाज इजी। ओके, तो क्रॉस पोलिनेशन करना भी इजी था, इसलिए जब मेंडल ने प्योर प्लांट्स ले लिए और उनको क्रॉस पोलिनेट करके उन्होंने बाद में उन्होंने हाइब्रिडाइज किया होगा, राइट? तो वो भी इजी था, तो इसलिए आइडियल हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, मास्कुलेशन, समथिंग कॉल्ड मास्कुलेशन। नाउ इस ई मास्कुलेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ पी प्लांट, वी हैव अ पी प्लांट। ठीक है, उसमें क्या होगा, मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। तो उसमें क्या करते हैं कि एंथर, एंथर जो होता है, एंथर के ऊपर होते हैं आपके पोलन ग्रेन। ओके, तो ये होगा आपका मेल। तो उसको क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, यानी कि मेल पार्ट के पोलन ग्रेन्स को कट करके हटा देते हैं। कब? जब वो जुवेनाइल हो। जुवेनाइल मतलब जब वो बच्चा हो, रिप्रोडक्टिव एज में ना हो। ठीक है, उसको हटा देते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं इमास्कुलेशन। बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से समझिए इसको। मस्कुलिन, मस्कुलिन मीन्स क्या? मस्कुलिन मीन्स मैन, राइट? तो उन्होंने क्या किया, इमास्कुलेशन, मस्कुलिन को हटा दिया, इमास्कुलेट कर दिया। क्या किया? एंथर को कट कर दिया। एंड कब किया? जब वो जुवेनाइल स्टेज में था। इस फिनोमेना को हमने बोला इमास्कुलेशन। उसको हटाने के बाद उन्होंने इसके ऊपर चारों तरफ बैगिंग कर दी। बैगिंग मतलब चारों तरफ बैग लगा दिया कि अनवांटेड फ्लावर के पोलन ग्रेन्स। और उन्होंने खुद से जाके जिस वाले से भी क्रॉस कराना था उसके गए मैच्योर पोलन्स उठाए और वहां से निकाल के अंदर फीमेल में डाल दिए। बहुत ही इजी वे में समझाने की। हुआ क्या, हमने ये मेल और फीमेल प्लांट्स थे। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया, बचा क्या, सिर्फ फीमेल प्लांट। ठीक है, और उसको चारों तरफ से बैग कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया कि सिलेक्टिव फ्लावर के किसी एक फ्लावर के एंथर से इन्होंने पोलन ग्रेन लिए, मैच्योर पोलन ग्रेन लिए और ला के इस फीमेल प्लांट के ऊपर छोड़ दिया। अब क्योंकि वो छोड़ दिए तो हमें जो कैरेक्टर्स स्टडी करने थे वो इजी हो गया कि हमें पता है कि इसके कैरेक्टर्स हमें पता हैं इस वाले प्लांट के। तो इन्होंने मैच्योर पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, फिर से बैगिंग कर दिया। अब क्योंकि बैगिंग कर दिया तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आएगा इसके ऊपर। और इस मेथड को, इस टेक्निक को उन्होंने किया
टू डू द हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज, और ये इजी भी रहा, ठीक है। और ये भी एक एडवांटेजेस फैक्टर था मेंडल का while he was doing the these particular study, right? फिर आ जाओ आगे, आगे आओ आप फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी किए, मैं मालूम है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो कैरेक्टर्स थे, ठीक है। उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी किए। अब इसमें भी वो लकीर है कि जो ये सातों के सातों कैरेक्टर्स थे वो दूर दूर थे। एक्चुअली ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स 4 क्रोमोसोम्स पे थे, टोटल 4 क्रोमोसोम्स पे ये थे, और ये काफी दूर दूर थे, एक दूसरे से दूर दूर थे। जैसे जैसे आप आगे जाओगे जेनेटिक्स में एक लिंकेज वर्ड पढ़ोगे, तो अगर वो लिंकेज हो जाता ना तो सेग्रीगेशन नहीं होता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं आता, ठीक है। वो धीरे धीरे जाएंगे, पर अभी ये समझिए कि सातों के सातों पेयर्स ऑफ कैरेक्टर जो मेंडल ने पढ़े, ये सारे के सारे दूर दूर स्थित थे, और उनकी लोकेशन, लोकस जो हमने बात करी थी लोकस की, तो जो जीन्स थी, जो एलील्स थी, वो दूर दूर थे क्रोमोसोम पे, इसलिए वो एक दूसरे के बीच में आ ही नहीं थे, लिंकेज शो ही नहीं कर रहे थे, लिंक्ड नहीं थे, क्योंकि वो दूर दूर थे तो वो इंडिविजुअली अपना असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं। एंड दैट वाज द रीजन कि देयर वाज जो मेंडल था वो सक्सेस हो पाए थे, ठीक है। साथ के साथ जो उन्होंने प्लांट लिया था पी प्लांट, उसके बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी थे जो कि इजीली स्टडी हो सकते थे। वही तो उन्होंने किया, क्योंकि वो इजीली विजिबल थे, इजीली फिनोटिपिकली दिख सकते थे, तो ये प्लांट लेना उनके लिए एक बूम साबित हुआ, एक चमत्कार, और वो क्या बोलते हैं, वरदान साबित हुआ कहा जाए तो, राइट, ठीक है। छठी बात जो हम बात करें, ये इजी टू कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ दिस प्लांट इज, क्योंकि कल्टीवेशन इजी है इसलिए मेंडल कर पाए, ठीक है, दैट इज समथिंग। और ये जो प्लांट है इजी टू कल्टीवेट है, एंड इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पी, इसके जो सीड्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, पी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, इसलिए भी दिस इज इजी टू कल्टीवेट अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये सारी बातें छोड़ो, अब आ जाओ उसी मैथमेटिक्स वाली बात पे कि जो मेंडल थे उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा, ठीक है। एंड दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। अब जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिन पे मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट के, तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो, बट यस ये मेरा कर्तव्य है कि आपको 7 के 7 कैरेक्टर्स याद कराऊं 7 के 7, ओके। आई विल जस्ट राइट द हेडिंग हियर, एक जगह मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर्स, देन आई विल राइट द ट्रेट 1 एंड द सेकेंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दैट इज ट्रेट 2। ट्रेट 1 होगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड ट्रेट 2 होगा आपका रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। ये सारी बातें हमने टेबल बना लिया, तो हाँ स्टार्ट करेंगे। तो पहला कैरेक्टर जो हमें स्टडी करना है दैट इज गोइंग टू बी योर सीड ए। अब सीड की शेप हमें मालूम है कि जब मेंडल ने स्टडी किया था तो सीड शेप और टॉलनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, टॉल एंड ड्वार्फ पे, ठीक है। सीड शेप में क्या था, येलो, सॉरी सीड शेप एंड सीड कलर एंड टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ये तीनों चीजें कही थी। तो सीड शेप में क्या था, राउंड वाज द डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज द रिसेसिव। तो जो उसके के दाने निकलते हैं अगर गोल गोल हो तो वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यस दैट इज शेप, राउंड विल बी डोमिनेंट एंड रिंकल्ड विल बी रिसेसिव, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं साथ के साथ करता जाऊंगा कि जो ये 7 कैरेक्टर्स थे मेंडल ने जो ये स्टडी किए थे, दीज वर फाउंड ऑन 4 क्रोमोसोम, ओके। जो ये 7 कैरेक्टर्स से दीज 7 कैरेक्टर्स ऑफ द मेंडल, दीज वर प्रेजेंट ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मैं साथ के साथ मेंशन करता जाऊंगा कौन सा
क्रोमोसोम पाया गया। तो जो सीड शेप था दैट वाज फाउंड ऑन दी 7th क्रोमोसोम नंबर। ओके, 7वें नंबर पे पाया गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं स्टडी करूं दैट इज योर सीड कलर। सीड कलर, तो अब आप खुद बताइए कि जो सीड कलर होता है उसमें दो कलर होते हैं, येलो एंड सेकंड इज योर ग्रीन। अब ये थोड़ा सा हमेशा याद रखने वाला होगा, थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है कि जो ये सीड कलर है दैट इज येलो इज गोइंग टू बी डोमिनेट। ये कैसे याद करेंगे, जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उन्होंने टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जब उन्होंने डाई हाइब्रिड किया तो उन्होंने सीड शेप लिया जो कि राउंड और रिंकल्ड है, राउंड डोमिनेंट। और दूसरा उन्होंने लिया सीड कलर, येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज नॉट डोमिनेंट। ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो सीड शेप थी और जो सीड कलर था, सॉरी, इट वाज फाउंड ऑन द फर्स्ट क्रोमोसोम। ठीक है, पहले क्रोमोसोम पे ये पाया गया। उसके बाद आ जाओ तीसरा कैरेक्टर। तीसरा इज फ्लावर पोजीशन। जो प्लांट के ऊपर फ्लावर बनते हैं, फ्लावर आते हैं, ठीक है, तो उसकी दो पोजीशन होती है। डोमिनेंट होता है आपका एक्सियल पोजीशन एंड रिसेसिव होता है आपका अपाइकल पोजीशन। ये क्या होता है, अब जैसे ये आपकी स्टेम मान लीजिए, ये आपकी स्टेम है, ठीक है, तो इसमें साइड से इसको हम एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, स्टेम को एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे फ्लावर उगेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फ्लावर उगेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सियल ओरिएंटेशन। पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, फिलहाल ऐसे याद रखो, एक्सियल मतलब एक्सिस से बाहर निकलने वाला, और अपाइकल मतलब दोनों तरफ इसके पत्तियां हो जाएंगी। ठीक है, एंड एपेक्स पे यानी कि टर्मिनेशन पॉइंट पे आपका फ्लावर हुआ, फ्लावर विल बी एट द एपेक्स और द टर्मिनेशन पॉइंट। तो ये होता है एपिकल फॉर्म। तो एपिकल इज रिसेसिव एंड एक्सियल फॉर्म और द फ्लावर पोजीशन इज डोमिनेंट। अब जो ये फ्लावर पोजीशन है दैट विल बी फाउंड ऑन द 4th क्रोमोसोम। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, इसके बाद कंक्लूजन आपसे ही निकलवाएंगे, टाइम तो मेंडल ने निकाल दिए थे। ठीक है, अब आ जाओ फ्लावर कलर। द 4th कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। जो फ्लावर कलर है दैट विल बी वायलेट, डोमिनेंट विल बी वायलेट एंड रिसेसिव विल बी वाइट। तो ऑब्वियसली अगर आप बाहर फ्लावर्स खरीदने जाओ तो ऑब्वियसली रंगीन फ्लावर, कलरफुल फ्लावर वायलेट कलर के पहले लाओगे, वाइट नहीं लाओगे ऑब्वियसली, तो इसलिए डोमिनेंट वायलेट रखा गया। ठीक है, तो फ्लावर कलर, अब जो ये फ्लावर कलर है दैट विल बी फाउंड ऑन द फर्स्ट क्रोमोसोम। ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है एलील से जो कि प्रेजेंट होती है जीन्स उस क्रोमोसोम पे जो पहला। अब आ जाइए फ्रूट पोड पे। अब आइए आप फ्रूट या फिर आप बोलते हैं इसको पोड, ठीक है, इसकी शेप पे। तो जो मटर का छिलका होता है वो कैसा होता है, एक होता है स्मूथ या फ्लैट जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हुई मटर, जस्ट अ सेकेंड, ये हुई मटर और ये पूरा फ्लैट छिलका। ठीक है, महंगा आएगा ये, तो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल साफ साफ मटर है। ठीक है, तो फ्लैट विल बी डोमिनेंट एंड इफ इट इज कंस्ट्रिक्टेड, सूखा सूखा सा, दाने दाने भी अंदर से ही चमक रहे हैं। ठीक है, इफ इट इज कंस्ट्रिक्टेड तो इट इज गोइंग टू बी रिसेसिव। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये फ्रूट पोड या की जो ये शेप है वो कौन से क्रोमोसोम पे जाएगी, 4th क्रोमोसोम पे पाई गई। ठीक है, हमने 5 डिस्कस कर लिए। लेट्स कम टू द 6th वन। 6th वन इज योर स्टेम हाइट। और ये स्टेम हाइट तो जेनेटिक्स कोई भी किताब उठा लीजिए, मेंडल ने भी चिल्ला चिल्ला के बताया है कि स्टेम हाइट में टॉल विल बी योर फर्स्ट ट्रेट दैट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फ विल बी योर रिसेसिव ट्रेट। तो मैं कुछ लॉजिक नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, तो अब ये हम कहाँ पे पाया जाता है, ये भी 4th नंबर के क्रोमोसोम पे पाया जाता है। नाउ कमिंग टू लास्ट दैट इज योर पोड कलर। पोड कलर मतलब जो ऊपर का छिलका है, आप हरे हरे खरीदना पसंद करेंगे कि पीले,
ऑब्वियसली मटर के छिलके देके छिलके वाली मटर लेंगे, तो आप लेंगे हरे वाले, तो ग्रीन, ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। ठीक है, तो बस थोड़ा सा सीड कलर को याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा उल्टा लगता है बट आप मार्केट जाएंगे ना तो ओके। नाउ जो ये पोर्ट कलर है दैट विल बी फाउंड ऑन विच क्रोमोसोम, 5th क्रोमोसोम नंबर 5। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। अब वक्त आया है जनरलाइजेशन करने का, पोस्टुलेट्स देने का। तो पहली चीज जो हमें यहाँ से सीखने को मिली, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। ट्रू ब्रीडिंग क्यों? ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर प्लांट्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका, ठीक है, प्योर प्लांट्स लिए। तो बेसिकली जब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पढ़े तो बेसिकली उन्होंने 14 वेराइटीज ली प्लांट्स की। ठीक है, एक में टॉल प्लांट्स लिए डोमिनेंट कैरेक्टर, एक में रिसेसिव ड्वार्फ लिया उसका अपोजिट। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हर के कॉन्ट्रास्टिंग लेते 14 वेराइटीज ली जो कि प्योर थी। एक चीज तो हमारी यहाँ से ये क्लियर होती है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स are present on which chromosome, and that is going to be your chromosome number। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। तो ये सारी चीजें हमारी मेंडल के कैरेक्टर्स के बारे में हमारी हो चुकी हैं। फिर भी कुछ एक और चीज हम बोल देते हैं कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। 1, 4, 5, 7। 4 इज मोस्ट डोमिनेंट, जिसमें सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट डोमिनेंट, मैक्सिमम कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कमिंग बैक हियर, तो विल सी सीड की शेप जो राउंड वाला है दैट इज फाउंड ऑन द 7th क्रोमोसोम। ये याद रखना है। फर्स्ट क्रोमोसोम पे 2 कलर वाली चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो होता है आपका सीड कलर, दूसरा होता है फूल का कलर। एक तो बीज का कलर, एक फल का कलर। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लावर पोजिशन, फिर आता है फ्रूट पोड शेप, स्टेम हाइट। ये सारी चीजें 4th क्रोमोसोम पे। और थोड़ा सा पोड का कलर, पोड थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, पोड का जो कलर है दैट विल बी फाउंड ऑन 5th क्रोमोसोम। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें याद। नाउ कमिंग टू द टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल, टेक्निक्स which were used by Mendel, or we can write in a better sense that the method of hybridization experiment. Hybridization एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था उसको उन्होंने 3 स्टेप में परफॉर्म किया। पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप था उसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो दूसरा स्टेप था वो दैट वाज क्रॉस पोलिनेशन, एंड द थर्ड वाज सेल्फ पोलिनेशन। इस चीज को हम आधा तो क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं, आधा क्लियर जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे वहां कर देंगे। अब बीच का क्लियर अब कर देता हूं कि जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले प्योर प्लांट्स लिए। हमें मालूम है कि जो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल होता है, वो होता है इसका बाइसेक्सुअल प्लांट होने की वजह से इसका सेल्फ पोलिनेशन नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है आपके पी प्लांट, ये मालूम है। अब क्या फायदा हुआ उससे, अगर बार बार जनरेशन टू जनरेशन अगर आप सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हो तो आपको मिलेंगे होमोजाइगस प्लांट्स विच आर नोन एज द प्योर प्लांट्स। अब होमोजाइगस कौन कौन से हो सकते हैं, आइदर अगर हम टॉलनेस की बात करें टी, या फिर हाइट की बात करें दूसरे हो सकते हैं ड्वार्फ। ओके, दीज आर गोइंग टू बी प्योर प्लांट होमोजाइगस। तो क्यों उन्हें करना पड़ा ये, उन्होंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इस तरह से किया कि मल्टीपल बार सेल्फ पोलिनेशन करते करते नेचुरल पोलिनेशन होने के बाद जब उन प्लांट्स को उन्होंने लिया
तो ये गारंटी आ गई कि भाई ये होमोजाइगस होंगे, या तो ये टी कैपिटल टी होंगे, डोमिनेंट वाले होंगे, या फिर दोनों कैरेक्टर्स इसमें, दोनों एलील्स इसमें रिसेसिव होंगे। ठीक है, बीच का कुछ नहीं, हाइब्रिडाइज कुछ नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू कर दिया अपना नया टेक्निक दैट इज नोन एज द ईमास्कुलेशन एंड बैगिंग। तो उन्होंने क्या किया कि जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया उनमें ईमास्कुलेशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई उनको टॉलनेस ही पढ़ना होगा, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ प्लांट्स को किया सिलेक्ट जिनको उन्हें फीमेल रखना था, और कुछ प्लांट्स को ऐसे सिलेक्ट किया जिनको उन्हें मेल रखना था। कैसे, उन्होंने एक प्लांट का ईमास्कुलेशन कर दिया, यानी कि उसका एंथर रिमूव कर दिया जुवेनाइल स्टेज में ही। उससे क्या हुआ कि वो प्लांट में बस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रह गए। अब उन्होंने क्या किया, जो मेल प्लांट उनको पसंद था, जो पेरेंट्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे, उसमें से इन्होंने पोलन ग्रेन्स उठाए और इस वाले फीमेल प्लांट को पे डाल दिए। इसे बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन, और उसको बाद में बैग से बंद कर दिया कि किसी तीसरे प्लांट का ना आ जाए, हमें जिसका चाहिए वही वाला डालना। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द क्रॉस पोलिनेशन। तो हुआ क्या कि उन्होंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हुआ तो वो होमोजाइगोट्स थे और होमोजाइगस थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन बनाया, और उससे बनी इनकी पहली जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ही समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। और ये जो F1 जनरेशन बनी, क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेशन से बनी, तो ये हुई हेटेरोजाइगस। अब इसमें हेटेरोजाइगस में इन्होंने कराया मल्टीपल सेल्फ पोलिनेशन। जब जब सेल्फ पोलिनेशन होता गया, नई नई प्रोजेनी बनती गई, उसके बाद बनी F2, F3 एंड सो ऑन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन से ये बनाई, मल्टीपल सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो ये तीनों हुए इसमें स्टेजेस। फिर भी जब हम मोनोहाइब्रिड कोर्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी इतना जरूरी था सो दैट यू कैन नो द 3 स्टेप्स, द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन क्रॉस पोलिनेशन, फर्दर सेल्फ पोलिनेशन इन F1 जनरेशन। ओके, सेल्फ पोलिनेशन इन F1 जनरेशन जो हमें पढ़ना जरूरी था। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, यस हमने इमास्कुलेशन वगैरह सब पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में विल बी कवरिंग द मोनो हाइब्रिड कोर्स एंड द डाई हाइब्रिड कोर्स। वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, एक साथ हम पहले लेक्चर में इतनी हाई डोज नहीं कर सकते। तो दिस वाज इट, आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप you have got a clear insight of important topics and the fundamentals of the genetics, and we'll be back with the second lecture soon on the principles of inheritance and variation. I'll take your leave now. Thanks.